हेलो। हाँ बच्चों, सबको दिखाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है अच्छे से? चलो जी, फिर क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, तो लास्ट टाइम पर अपन ने यहाँ पर ये वाली स्लाइड पढ़ी थी और अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अब अपन यहाँ पर देखेंगे इम्यूनोथेरेपी। यहाँ पर क्या देखेंगे अपन? इम्यूनोथेरेपी। और इम्यूनोथेरेपी में अपन देते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर। इम्यूनोथेरेपी में अपन देंगे इम्यूनोमॉड्यूलेटर। और इम्यूनोमॉड्यूलेटर में दो तरह की थेरेपी होगी, एक तो इम्यूनोसप्रेसिव और एक इम्यूनोपोटेंशियल। इम्यूनोसप्रेसिव और इम्यूनोपोटेंशियल। इम्यूनोसप्रेसिव में अपन देंगे साइक्लोस्पोरिन। याद आ रहा है? पहले पढ़ी थी अपन ने ग्राफ्टिंग के टाइम पर। इसके अलावा अपन बात करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये सब इम्यूनो सप्रेसिव है। इम्यूनो पोटेंशियल में ली जाएगी रेडीमेड एंटीबॉडी। इसमें ली जाएगी रेडीमेड एंटीबॉडीज। तो देखो, अच्छा बताइए कि इम्यूनो सप्रेसिव कब दी जाएगी? इम्यूनो सप्रेसिव कब देंगे? जब इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाएगा। जब इम्यून सिस्टम अगर हाइपर एक्टिव हो जाएगा, अगर इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाए तो उसको नॉर्मल करने के लिए अपन क्या देंगे? इम्यूनो सप्रेसिव। और याद है आपको कि अपन ने ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट के टाइम पर भी इम्यूनो सप्रेसिव दी थी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पर। और अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, अगर किसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है तो उसको मजबूत करने के लिए अपन देंगे इम्यूनो पोटेंशियल थेरेपी। और जिसके अंदर रेडीमेड एंटीबॉडी आ जाएगी, इसके अलावा इंटरफेरॉन वगैरह भी आ जाएंगे। इसके अलावा क्या आ जाएंगे? इंटरफेरॉन वगैरह आ जाएंगे। ये सब इम्यूनो पोटेंशियल में है। अच्छा, एक बात बताइए कि एड्स पेशेंट है, एड्स पेशेंट को क्या देना चाहिए? इम्यूनो पोटेंशियल या इम्यूनो सप्रेसर? तो एड्स पेशेंट को क्या देंगे अपन? इम्यूनो पोटेंशियल। अच्छा बताइए, अगर किसी को ऑटो इम्यूनिटी हो रही है, ऑटो इम्यूनिटी हो रही है तो उसके अंदर क्या देंगे अपन? इम्यूनो सप्रेसर। तो ये अपने पास थी इम्यूनोथेरेपी। इसको अपन ने क्या बोला था? इम्यूनोथेरेपी। और इसके अंदर अपन ने दिए थे इम्यूनो मॉड्यूलेटर। क्या दिए थे इसमें? इम्यूनो मॉड्यूलेटर, जो इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो उसको मजबूत कर दो, मजबूत करने के लिए इम्यूनो पोटेंशियल देंगे। और अगर इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव है तो उसको सप्रेस कर दो, उसके लिए अपन क्या देंगे? इम्यूनो सप्रेसर। ठीक है।
अब अपन आगे देखते हैं। अब अपन ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में डिजीज इन ह्यूमंस देखेंगे। सम कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, मतलब इंसानों में होने वाली जो कॉमन डिजीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे ड्रग और अल्कोहल और टबैको अब्यूज पढ़ेंगे। उसके बाद बायोमेडिकल टेक्निक पढ़ेंगे और लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है। इम्यूनो पोटेंशियल में अपन ने दिए ना, इंटरफेरॉन दिए हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी दिए हैं। बिल्कुल अभी स्टार्ट ही हुआ है 5 मिनट पहले, क्योंकि 10:10 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इम्यूनो सप्रेसर जब देंगे जब इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होगा। विटिलिगो एक ऑटो इम्यूनिटी वाली डिजीज है, इसलिए उसमें भी अपने को क्या देना पड़ेगा, इम्यूनो सप्रेसर देना पड़ेगा। ठीक है। अब जिसको समरी दोबारा चाहिए, जब रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाए तो उसको अच्छे से देख लेना। एड्स के अंदर इम्यूनो पोटेंशियल देंगे। चलिए जी आगे। अब अपन इन्फेक्शियस डिजीज में बात करें पैथोजेंस की। बताइए पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजन आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ ये सब आ जाता है, ये पैथोजन होते हैं। और देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, मोस्ट पैरासाइट आर पैथोजेंस। ऑल नहीं लिख रहा है यहाँ पे, मोस्ट पैरासाइट आर पैथोजेंस। विटिलिगो और सोराइसिस अपने सिलेबस में नहीं है, केवल नाम ध्यान रखना है। मोस्ट पैरासाइट आर देयर फॉर पैथोजेंस, ऑल पैरासाइट नहीं। जैसे ई कोलाई अपने इंटेस्टाइन में रहता है ना, पर वो पैथोजन थोड़ी है। इसीलिए अपन बात कर रहे हैं कि सभी नहीं, पर ज्यादातर पैरासाइट पैथोजन होते हैं, और ये जिस होस्ट में रह रहे होते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं, as they cause harm to the host by living in or them। ठीक है। तो ई कोलाई इज नॉट अ पैरासाइट। आगे अपन बात करते हैं, पैथोजन अगर आपकी बॉडी में जिंदा रहना चाहता है तो उसको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग एडेप्ट होना पड़ेगा। देखो, पैथोजन हैव टू एडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। होस्ट मतलब जिसके अंदर वो रह रहा है। अगर उसके अंदर वो रहने के लिए एडेप्टेड होता है तो सरवाइव करेगा, वरना मर जाएगा। अब आगे देखते हैं अपन, पैथोजन जो गट में एंटर कर रहे हैं उनको स्टमक में सरवाइव करना आना चाहिए। अच्छा बताइए, अगर गट के अंदर जा रहे हैं तो स्टमक के अंदर जा रहे हैं तो वहां HCl होगा या नहीं? अरे होगा ना। तो फिर पैथोजन को उस HCl से बचने का तरीका आता होगा, तभी वो बच पाएगा, नहीं तो मर जाएगा। इसका मतलब ये है कि पैथोजन को होस्ट के एनवायरनमेंट के हिसाब से एडेप्ट करना पड़ेगा। पैथोजन को होस्ट के एनवायरनमेंट के हिसाब से एडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे स्टमक की लो पीएच पर और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम के अकॉर्डिंग अगर वो एडेप्ट होता है या वो ढल जाता है तो वो जिंदा रह पाएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। और आप इकोलॉजी में पढ़ते ही हैं, अगर पैरासाइट भी आपकी बॉडी में आता है तो उसको भी एडेप्टेशन करना पड़ेगा, वरना सरवाइव नहीं करेगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, पैथोजन जो है वो अपनी बॉडी के अंदर बीमारी कैसे क्रिएट करते हैं। हाउ डू पैथोजन क्रिएट देयर पैथोजेनिसिटी इनसाइड आवर बॉडी। तो उसके अंदर अपन देखो, सबसे पहले एंट्री करेगा वो बॉडी में, और एंट्री करने के लिए उसके पास बहुत सारे तरीके हैं। एंट्री करने के लिए उसके पास बहुत सारे तरीके हैं। उसके बाद वो एंट्री करके अपने नंबर को बढ़ाएगा। पैथोजन बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, फिर आपकी बॉडी की नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी को इंटरफेरेंस करेगा, उसको इनहिबिट करेगा। तो सबसे पहले तो आपकी बॉडी में जाएगा, फिर वहां वो मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद वो आपकी बॉडी के लिए जो नेसेसरी सिस्टम्स हैं उनको बिगाड़ेगा, उनकी एक्टिविटी को बिगाड़ेगा।
जैसे मान लो अगर पेट के अंदर चला गया है तो डाइजेशन को इफेक्ट कर देगा, लंग्स में चला गया है तो रेस्पिरेशन को इफेक्ट करेगा। तो ये उन नॉर्मल ऑर्गन्स की नॉर्मल एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा कुछ केमिकल्स वगैरह सीक्रेट करके। नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी का मतलब होता है वो वाइटल एक्टिविटी जो आपको जिंदा रहने में मददगार होती है। ठीक है, अब उसके बाद अपन करेंगे, उसके बाद फिर वो मॉर्फोलॉजिकल डैमेज करता है और फंक्शनल डैमेज भी करता है बॉडी को। तो फिर वो दो तरह की डैमेज कॉज करेगा, एक मॉर्फोलॉजिकल और एक फंक्शनल। तो सबसे पहले तो बॉडी में आएगा, फिर अपना नंबर बढ़ाएगा, फिर वो आपकी वाइटल एक्टिविटीज में इंटरफेरेंस करेगा और उसकी वजह से आपकी बॉडी के जो नॉर्मल वाइटल फंक्शन है वो डैमेज हो जाएंगे, मॉर्फोलॉजिकल डैमेज भी हो जाता है। अच्छा बताओ, जो पोलियो का वायरस है उससे पैरालिसिस वगैरह होता है या नहीं? अरे होता है या नहीं? अगर किसी को डायरिया हो गया तो बताइए उसका डाइजेशन इफेक्ट हो रहा है या नहीं? तो इंटेस्टाइन का फंक्शन इफेक्ट हो रहा है या नहीं? तो इस तरह से वो आपको इफेक्ट करता है। तो ये अपन ने पढ़ा पैथोजन। आइस के अंदर कंजक्टिवाइटिस हो गया, ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। अच्छा बताइए, इन्फेक्शियस डिजीज जो आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाए वो इन्फेक्शियस। याद आ गया? आसानी से एक इंसान से दूसरे में फैल जाए वो इन्फेक्शियस। अब सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं टाइप ऑफ डिजीज में बैक्टीरियल डिजीज। अच्छा बताइए, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज कॉज कौन करेगा? बैक्टीरिया करेगा। और इसके एग्जाम्पल, एक तो टाइफॉइड, निमोनिया, टाइफॉइड निमोनिया, ये दोनों एनसीईआरटी में भी हैं, इसीलिए यहाँ अंडरलाइन किए हुए हैं। अच्छा बताइए, टाइफॉइड और निमोनिया को अंडरलाइन क्यों किया गया है? क्योंकि ये एनसीईआरटी में है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर डिसेंट्री है, प्लेग है, डिप्थीरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, वूपिंग कफ है जिसको पर्ट्यूसिस भी कहते हैं, कॉलेरा है, लेप्रोसी है, ये सब एग्जाम्पल हैं। तो अपने को क्या करना है, 2 बार सारे एग्जाम्पल पढ़ लेने हैं, 2 बार सारे एग्जाम्पल पढ़ लेने हैं। लेकिन डिटेल में ज्यादा किसके जाना है, जो एनसीईआरटी में है। पर्ट्यूसिस को वूपिंग कफ भी कहते हैं या 100 डेज कफ भी कहते हैं, इसको काली खांसी भी कहते हैं। तो आपको क्या याद करना है, अंडरलाइन करने जो हो रहे हैं जो एनसीईआरटी के, उनको तो डिटेल में याद रखना है और बाकी को नाम याद रखना है। फिर देखो, वायरल डिजीज में कॉमन कोल्ड, इसके अलावा डेंगू, चिकनगुनिया, पोलियो, इसका दूसरा नाम पोलियो माइलिटिस है, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, मम्स, रेबीज, सार्स, सार्स की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, स्वाइन फ्लू और कोविड-19। ये सब वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, यानी वायरल डिजीज हैं। ठीक है, आगे अपन चलते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, यानी मलेरिया, अमीबियासिस, अमीबिक डिसेंट्री, ये तीनों एनसीईआरटी में है। मलेरिया, अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री, ये सभी एनसीईआरटी में है। हेलमिंथ, हेलमिंथ में कौन आएगा, वॉर्म्स, हेलमिंथ में कौन आएगा, वॉर्म्स। वॉर्म से होने वाली बीमारियों में एस्कैरियासिस, एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस, ये दोनों एक ही बीमारी के नाम है, एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस, ये सब वॉर्म से होने वाली बीमारियां हैं। इसके बाद फंगस, फंगस से रिंग वर्म होता है, फंगस से क्या है, रिंग वर्म होता है।
अब आप ये सब जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं कि सर ये एलिफेंटियासिस कैसे होता है, सर इबोला, इबोला वायरल से होता है ना, तो जानने के उत्सुक है ना, तो अपन यही तो पढ़ेंगे अभी आगे की स्लाइड में। तो सबसे पहली बीमारी कौन सी पढ़ रहे हैं अपन? टाइफॉइड। सबसे पहली बीमारी कौन सी पढ़ रहे हैं? टाइफॉइड। टाइफॉइड में सबसे पहले बताइए पैथोजन कौन होगा? पैथोजन होगा साल्मोनेला टाइफी। अच्छा बताइए बैक्टीरिया है या वायरस है? बैक्टीरिया है। फैलता कैसे है? ये फैलता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कैसे फैलेगा ये? फूड एंड वाटर से फैलने वाली बीमारी है। तो कंटामिनेटेड होना चाहिए फूड एंड वाटर, तभी फैलेगा, ऐसे नहीं। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये पैथोजन कहाँ जाएगा? ये पैथोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। कंटामिनेटेड मतलब इन्फेक्टेड होता है। फिर उसके बाद ये यहाँ से माइग्रेट करके दूसरे ऑर्गन्स में जाएगा ब्लड के थ्रू। तो सबसे पहले खाने में मिलेगा, खाने के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर ब्लड के साथ दूसरे ऑर्गन्स में जाएगा। फिर आगे देखो क्या करेगा। अगर किसी के अंदर इन्फेक्शन हो गया है साल्मोनेला का, तो क्या देंगे उसमें? सिम्टम क्या आएंगे? सबसे पहले तो उसको तेज बुखार आएगा। बताइए कितना आएगा बुखार? 39 to 40 डिग्री सेल्सियस तेज बुखार आएगा। इसके अलावा उसको बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाएगी, यानी कि वीकनेस। उसके अलावा उसका पेट दर्द करने लगेगा। फिर उसको कब्ज हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद उसको हेडेक शुरू हो जाएगा। और बताइए जब ये फ्रेश नहीं होने जा पा रहा है, फ्रेश नहीं होने जा पा रहा है, तो भूख लगेगी क्या? नहीं। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख बंद हो जाएगी। अब देखो सिम्टम एक बार और सुनो। सस्टेन्ड फीवर का मतलब है लगातार फीवर बना रहना। सस्टेन्ड फीवर का क्या मतलब है? लगातार फीवर बना रहना। और फीवर भी कितना होना चाहिए? 39 to 40 डिग्री। वीकनेस मतलब कमजोरी। स्टमक पेन मतलब पेट दर्द। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज हो जाना, मोशन नहीं होना। हेडेक मतलब सर दर्द होना। लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट मतलब भूख। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख बंद हो जाना, खाना खाने की इच्छा न होना। तो इसको क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ एपेटाइट। ये इसके सिम्टम हो गए। और याद रखें टाइफाइड एनसीईआरटी में तो इम्पोर्टेंट है, तो सिम्टम भी याद रखने हैं। फटीग को अपन थकान कहते हैं। फिर आगे देखो। अब ये इंटेस्टाइन में पहुंच गया ना, तो इंटेस्टाइन से पहुंचने से पहले इफेक्ट नहीं करेगा, इंटेस्टाइन में जाके इफेक्ट करेगा। और इंटेस्टाइन में छेद बनाएगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब पोर फॉर्मेशन। परफोरेशन का क्या है मतलब? पोर फॉर्मेशन। और अगर मान लो आंतों में छेद हो गए हैं, तो फिर डेथ भी होने के चांसेस होते हैं। अगर केस सीरियस हो जाए तो डेथ हो जाएगी। और इंक्यूबेशन पीरियड 24 घंटे का होता है, लेकिन अपने को याद नहीं रखना है क्योंकि कोई पूछेगा नहीं। समझ रहे हो? तो ये इसके इंटेस्टाइनल परफोरेशन के बाद इसमें डेथ हो जाएगी। टाइफॉइड को की बीमारी को कंफर्म करने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? विडाल टेस्ट किया जाता है। और विडाल टेस्ट के अंदर ब्लड टेस्ट किया जाता है। विडाल टेस्ट में क्या करते हैं? ब्लड टेस्ट करते हैं। अब इसके अंदर जो मैरी मेलोन का एग्जाम्पल दे रखा है, मैरी मेलोन का एग्जाम्पल दे रखा है, तो मैरी मेलोन, इसको निकनेम दिया गया है टाइफॉइड मैरी।
मैरी मेलोन कौन थी? शी वाज कुक बाय प्रोफेशन, ये लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी और ये टाइफॉइड कैरियर थी। ये क्या थी? टाइफॉइड की कैरियर थी और जिसके यहाँ भी ये खाना बनाने जाती थी उसके यहाँ पर टाइफॉइड फैल जाता था, क्योंकि ये खाना बनाने का काम करती थी तो जो जिसका फूड बनाएगी वो फूड इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो कंटामिनेटेड हो जाएगा ना खाना, तो फिर उसकी वजह से जो भी उस खाने को खाएगा वो टाइफॉइड का शिकार हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके यहाँ काम करने वाली भाई आ रही है और अगर उसको बुखार आ रहा है कोरोना की वजह से और वो पैरासिटामोल खा के काम करने आ जाती है, तो आपको पता चलेगा? नहीं ना, लेकिन वो कोरोना फैला तो देगी ना। बस ऐसे ही ये भी फैलाती थी। फिर इसके अंदर देखिए, ये इसका फोटो है, आप चाहो तो गूगल पे सर्च करके इसकी पूरी स्टोरी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये जब तक इसकी डेथ नहीं हुई, जब तक ये टाइफॉइड फैलाती रही, तो इन्फेक्शियस डिजीज में पढ़ रहे हैं ना, तो इन्फेक्शियस डिजीज कम्युनिकेबल भी तो होंगी। ठीक है, तो गूगल पे देख सकते हैं आप इसकी और डिटेल। टाइफॉइड से डेथ क्यों होगी भैया? आपके इंटेस्टाइनों में छेद हो जाएंगे तो वहां से ब्लीडिंग होने लगेगी, फिर जिंदा नहीं बच पाओगे। अब आगे चलते हैं अपन, निमोनिया। अच्छा बताइए, निमोनिया का पैथोजन कौन होगा? निमोनिया का पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और इसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी भी कहते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी ये दोनों ही बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। अब टाइफॉइड का ट्रीटमेंट भी मैं ही पढ़ा दूंगा तो डॉक्टर क्या बताएगा फिर आपको, ये बताओ, बोलो। टाइफॉइड का ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक देते हैं, ऑफ्लॉक्सासिन वगैरह देते हैं, लेकिन ये तो डॉक्टर बनोगे जब भी बताया जाएगा, अभी नहीं बताया जाएगा। ठीक है, फिर नहीं तो मैंने दवाई बता दी और आप बाकी दूसरों के लिए खुद डॉक्टर बन जाओगे, अरे सर ने कहा है ऑफ्लॉक्सासिन खा ले, टेंशन मत कर, और अगर वो मर गया तो बेचारा, नहीं। तो डॉक्टर अभी नहीं बन सकते, अभी बन सकते हो लेकिन वो डॉक्टर विदाउट डिग्री होगा। ठीक है, तो बताइए निमोनिया का पैथोजन कौन सा है? निमोनिया का पैथोजन क्या है, बोलो। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। और ये पैथोजन कहाँ इन्फेक्शन करता है? ये इन्फेक्शन करता है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। कहाँ पर इन्फेक्शन करता है ये? एल्वियोलाई ऑफ लंग, और उनमें इन्फ्लामेशन कर देता है। क्या कर देता है? इन्फ्लामेशन। उसकी वजह से एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड भर जाता है। एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। इन्फ्लामेशन याद है, पेनफुल स्वेलिंग, पहले पढ़ चुके हैं। फिर हेल्दी पर्सन को निमोनिया कैसे हो सकता है? अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गया। जैसे मान लो कोई निमोनिया का पेशेंट है, उसने अचानक तेजी से छींका या खांस दिया, तो फिर उससे जो ड्रॉपलेट्स जो निकलेंगी, जैसे आप छींकते हैं तो बहुत सारे ड्रॉपलेट निकलती है हवा में। जैसे मान लो कोई कोरोना का पेशेंट है, अगर उसने छींका तो उसके मुंह से बहुत सारी ड्रॉपलेट निकलेंगी, और वो ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में जितने भी इंसान आएंगे, अगर उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है तो वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसे ही निमोनिया में भी अगर निमोनिया का पेशेंट खांसेगा तो वो जो ड्रॉपलेट वहां से निकलेंगी, उनके कांटेक्ट में अगर कोई इंसान आ गया तो वो निमोनिया का पेशेंट बन जाएगा। तो ये ड्रॉपलेट जब सांस के थ्रू अंदर चली जाती है या किसी पर्सन के कांटेक्ट में आ जाती है तो निमोनिया हो सकता है। ग्लास, उसके झूठे बर्तन इस्तेमाल करने से भी हो सकता है। मान लो आप निमोनिया पेशेंट के साथ थाली में बैठ के खाना खा रहे,
एक ही थाली में दोनों खाना खा रहे हैं, एक को निमोनिया है दूसरे को नहीं है, तो ऐसे में भी ये फैल सकता है। इसीलिए जो निमोनिया के पेशेंट होते हैं उनके बर्तन अलग रख देने चाहिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाए। ऐसे जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं जो घर में क्वारंटाइन हो रहे हैं उनके भी बर्तन अलग रखने चाहिए, सही है, वरना वो सब एक दूसरे को इन्फेक्ट करते रहेंगे। अब देखो ड्रॉपलेट कुछ एक सेकंड तक ही रहती है। कॉमन सिम्टम्स क्या क्या आएंगे निमोनिया में? सबसे पहले तो बुखार आएगा और कपकपी लगेगी, कपकपी लग के बुखार आएगा, खांसी होगी और सिर दर्द होगा। कपकपी लग के बुखार आएगा, खांसी होगी, सिर दर्द होगा। और फिर देखो लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं ना, अरे एल्वियोलाइफ लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं ना, तो फिर ऑक्सीजन की कमी होगी। अरे एल्वियोलाई में फ्लूइड भर गया है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी से निमोनिया पेशेंट के होंठ और उंगलियों के नाखून ब्लू कलर के हो जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी से निमोनिया पेशेंट के होंठ और नाखून ब्लू कलर के हो जाते हैं। आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना तो हाइपोक्सिया हो जाएगा, तो उसकी वजह से कैसे हो जाते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं अपने नाखून, अगर आप ध्यान से देखें तो ग्रे से ब्लू हो जाते हैं। ठीक है, चिल्स का मतलब होता है कपकपी लगना। अब आगे अपन देख रहे हैं डिसेंट्री। डिसेंट्री में ये एक बैक्टीरिया से होती है जिसको अपन बोलते हैं शिगेला डिसेंट्री। किसको बोलते हैं? शिगेला डिसेंट्री। और ये फीको ओरल रूट से फैलती है। फीको ओरल रूट का मतलब भी फूड एंड वाटर ही है। इसका मतलब भी क्या है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो इस तरह से फैलती है। निमोनिया के लिए एक्सरा चेस्ट करवा लो आप। इसके बाद अपन बात करते हैं कॉमन सिम्टम्स की। कॉमन सिम्टम में पेट दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन, और उसके बाद जो स्टूल मतलब जो फीकल मैटर है, स्टूल का मतलब क्या है, यहाँ फीकल मैटर है, उसमें ब्लड और म्यूकस नजर आएगा। तो जब भी इंसान फ्रेश होने जाएगा तो उसके फीकल मैटर में खून भी दिखेगा और म्यूकस भी दिखेगी। इसके अलावा अपन देखते हैं प्लेग। प्लेग इसको काली मौत भी कहते हैं। प्लेग को क्या कहते हैं? काली मौत भी कहते हैं। और इसका पैथोजन होता है येरसीनिया पेस्टिस, जो एक बैक्टीरिया है येरसीनिया पेस्टिस। और पैथोजन जीनोप्सेला चॉप्सिस, जिसको रेड फिलिया कहते हैं, उसके ऊपर पैरासाइट की तरह से रहता है। तो देखो ये रेड फिलिया है, ये चूहे पे रहेगा। रेड फिलिया कहाँ रहेगा? चूहे पर रहेगा। और रेड फिलिया पर क्या रहेगा? येरसीनिया पेस्टिस। यहां ध्यान से समझें, रेड फिलिया किस पर रहेगा? रेड पर। पहले अपन एक चूहा लेते हैं, रेड नहीं रैट है, चूहा है, RAT। तो रेड फिलिया ये चूहे के ऊपर पैरासाइट होता है, और इसके ऊपर रहता है एक बैक्टीरिया जिसको अपन बोलते हैं येरसीनिया पेस्टिस। फ्लीहा एक प्रोटोजोआ जैसा रहता है, और उसके अंदर रहता है ये बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं येरसीनिया पेस्टिस। तो इसका मतलब प्लेग को आपके घर के अंदर चूहा लेके आएगा। प्लेग को आपके घर के अंदर कौन लेके आएगा? चूहा लेके आएगा। सारे रैट में नहीं होगा, जो इन्फेक्टेड रैट है उस पे होगा। अब देखो
अगर कोई इन्फेक्टेड रैट आपके घर में आ गया तो उसके साथ कौन आएगा? चूहे के ऊपर पैरासाइट आएगा, जीनोप्सेला। और अगर ये जीनोप्सेला चॉप्सिस आ गया है तो इसके अंदर बैक्टीरिया आएगा, येरसिनिया पेस्टिस। और फिर जब ये आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर देगा ये बैक्टीरिया जीनोप्सेला चॉप्सिस के अंदर पाया जाता है। और फिर जब आप इन्फेक्ट हो जाएंगे तो क्या सिम्टम आएंगे? सबसे पहले तेज बुखार आएगा, फिर सर दर्द होगा, फिर जो लिम्फ नोड हैं, याद है ना सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में पढ़े थे लिम्फ नोड, ये फूल जाएंगे तो पूरे शरीर में गांठे गांठे जैसी बन जाएगी। लिम्फ नोड फूल जाएंगे तो गांठे गांठे से बन जाएगी, जैसे हाथों के नीचे इधर गांठे बन जाएगी, यहाँ गले में यहाँ इधर गांठे बन जाएगी। तो ये जो लिम्फ नोड है ये फूल जाएंगे, मतलब इम्यून रेस्पॉन्स दिखा रही है आपकी बॉडी। फिर इसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक के इंजेक्शन आते हैं। इसको ठीक करने के लिए किसके आते हैं? एंटीबायोटिक के इंजेक्शन आते हैं। ब्लैक डेथ, क्योंकि रैट जो है वो ब्लैक कलर का होता है ना, और उसके ऊपर बैठ करके ये पैरासाइट आता है आपकी बॉडी में। पैरासाइट अपने साथ बैक्टीरिया लेके आता है। प्लेग क्यूरेबल है, 100% क्यूरेबल है। इसके लिए आपको टेट्रासाइक्लिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। फ्लीहा रैट के ऊपर रहने वाला पैरासाइट होता है। अगर इलाज नहीं कराएंगे तो डेथ तो होनी है, और बैक्टीरिया को तो एंटीबायोटिक ही मारेगा, तो एंटीबायोटिक या टेट्रासाइक्लिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे इसमें। पुराने जमाने में लोग प्लेग से मर जाते थे क्योंकि उस समय एंटीबायोटिक इतने अच्छे नहीं थे। अब अपन देखते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का पैथोजन कौन होता है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी जो एक बैक्टीरिया होता है। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी जो एक बैक्टीरिया होता है। इसकी जांच कैसे करेंगे? शिक टेस्ट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसकी जांच कैसे करते हैं? शिक टेस्ट। शिक टेस्ट में गले से सलाइवा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? गले से सलाइवा निकाला जाता है, फिर उसका टेस्ट किया जाता है। कॉमन सिम्टम्स देखो, हाई ग्रेड फीवर मतलब तेज बुखार होगा, गला इन्फेक्टेड होगा तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, गला सूज जाएगा, फूल जाएगा। और फिर अगर इलाज नहीं कराया तो इंसान मर भी सकता है। अगर इलाज नहीं कराया तो इंसान मर भी सकता है। और याद करो, वॉन बेरिंग वैक्सीनेशन में पढ़ा था। वॉन बेरिंग, हाँ, और वॉन बेरिंग ने क्या बनाया था? एंटी डिप्थीरियल सीरम। और एंटी डिप्थीरियल सीरम किसमें बनाया था? शीप में। तो फिर इसके अंदर इलाज में अपन क्या दे सकते हैं? एंटी डिप्थीरियल सीरम दे सकते हैं या एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। दोनों चीजें काम आएगी इसके अंदर। तो ये डिप्थीरिया थी। फिर टेटनस। टेटनस को लॉक जॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉक जॉ। पैथोजन होता है इसका क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो बैक्टीरिया होता है। और ये जो बैक्टीरिया है ये जंग लगे हुए लोहे पर पाया जाता है। तो ये मिलता है रस्टेड आयरन के ऊपर। इसके अलावा ये बैक्टीरिया सॉइल में भी होता है, तो जंग लगे हुए लोहे से होता है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया सॉइल में भी मिलता है, मिट्टी में भी मिलता है। तो जैसे मान लीजिए आप कहीं ग्राउंड में खेल रहे हैं, वहां जंग लगी हुई लोहे की कील पड़ी हुई है, और अगर वो पैर में चुभ जाती है काफी गहराई तक तो टेटनस होने के चांसेस होते हैं। नए लोहे के ऊपर ये डेवलप इतनी जल्दी नहीं होता है, लेकिन पुराना जंग लगा हुआ लोहा जो होता है ना,
उस पर ये इजीली डेवलप हो जाता है, इजीली ग्रो कर जाता है। तो या तो ये मिट्टी में मिलेगा या जंग लगे हुए लोहे पर मिलेगा। इसलिए अपन ध्यान देंगे, थोड़ा बहुत अगर कट जाता है, छिल जाता है तो कोई टेंशन नहीं, थोड़ा बहुत कट जाता है, छिल जाता है तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर ज्यादा गहरा कट गया है तो आपको जाकर के टीटी लगवाना पड़ेगा। सॉइल में भी बैक्टीरिया रहता है, इसलिए जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, घाव पे धूल मिट्टी लग जाती है, तो डॉक्टर कहता है टीटी लगवा लो। ठीक है। अब देखो सिम्टम क्या क्या आएंगे। सबसे पहले तो ये जो बैक्टीरिया है ये एक पॉइजन छोड़ता है। ये बैक्टीरिया एक पॉइजन रिलीज करता है, उस पॉइजन को अपन बोलते हैं टिटेनोस्पास्मिन। इसको बोला जाता है टिटेनोस्पास्मिन, और इसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। इसकी वजह से क्या शुरू हो जाता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अपन बोल रहे हैं सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन या स्पाज्म ऑफ द मसल्स, और इसको पॉइजन को अपन क्या बोलते हैं? यहाँ टॉक्सिन कहते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो गर्दन के मसल्स है, नेक मसल्स है, इनमें खिंचाव आ जाता है। गर्दन के मसल्स में खिंचाव आ जाता है तो इसको बोलते हैं ऑफिस्टोटोनस। गर्दन के मसल में खिंचाव आएगा तो ऑफिस्टोटोनस। जॉ मसल्स में खिंचाव आ जाएगा तो ये लॉक हो जाएगा जॉ। जबड़े के मसल्स भी लॉक हो जाएंगे, इसलिए अपन इसको लॉक जॉ भी कहते हैं। फिर इसके अलावा देखो, यहाँ पर चेहरे के मसल्स, ये चेहरे गाल वगैरह के इधर के मसल्स खिंच जाते हैं, इसको बोलते हैं रीसस सार्डोनिकस। और गर्दन के मसल यूं पीछे की तरफ खींचने लगते हैं, पूरा पीछे की तरफ खींचने लगते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि सिर वाला हिस्सा तो यहाँ होगा और टो वाला हिस्सा यहाँ होगा, और बाकी बीच की बॉडी इस तरह से हवा में ऊपर उठ जाएगी। इसको बोलते हैं ऑफिस्थोटोनस। मतलब उस मरीज की खोपड़ी नीचे जमीन पर टिकी रहेगी और उसके पंजा जमीन पर टिका रहेगा, बाकी पूरी बैकबोन हवा में ऊपर उठ जाएगी। इसको अपन बोलते हैं ऑफिस्थोटोनस कंडीशन। ठीक है। उसके बाद अपन देख रहे हैं कि डायफ्राम के मसल्स भी इफेक्ट होंगे। डायफ्राम के मसल इफेक्ट होने के बाद इसकी डेथ हो जाएगी। तो हम तो पीछे की तरफ निकलेगा, इसमें चेस्ट वाला हिस्सा ऊपर उठ के इंसान धनुष जैसा हो जाएगा। धनुष देखा ना रामायण सीरियल में, ऐसा मुड़ा हुआ रहता है, वैसा हो जाएगा इंसान। इसका क्योर है ना, याद है एटीएस लगवाया था, एंटी टेटनस सीरम। हाँ, तो टीटी लगवा लो। जब तक इन्फेक्शन नहीं हुआ, जब तक टीटी लगवा लो, इन्फेक्शन हो गया तो एटीएस देंगे, फिर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ठीक है। और वैसे भी बचपन में आपको डीपीटी का टीका लग ही गया होगा, डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टेटनस, 3 बीमारियों का एक टीका। लेकिन फिर भी जब भी आपको जंग लगे हुए लोहे से चोट लगे तो आपको टीटी ले लेना चाहिए, उससे अच्छा प्रिकॉशन हो जाता है। चलिए जी, कॉमन कोल्ड बताइए, बैक्टीरिया से होगी या वायरस से होगी? वायरस से होगी। और ये जितनी भी इन्फेक्शियस बीमारियां हैं उनमें से सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत जल्दी से फैल जाती है। पैथोजन है राइनो वायरस। पैथोजन क्या है? राइनो वायरस। फिर देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, इसको मार्क कर लेंगे। ये जो राइनो वायरस है, दे इन्फेक्ट द नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। तो याद रखो, निमोनिया में लंग्स इफेक्ट हुए थे लेकिन कॉमन कोल्ड में नहीं। निमोनिया में लंग्स इफेक्ट हुए थे लेकिन कॉमन कोल्ड में लंग्स नहीं।
केवल नाक और ये गले तक का इसका इफेक्ट होता है, इसके नीचे का नहीं। तो अगर मान लो आपका फ्रेंड कहता है कि अरे मेरे तो बहुत तेज जुकाम हो गया, सांस नहीं आ रही, तो बताइए उसको कॉमन कोल्ड है या निमोनिया हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि कॉमन कोल्ड में लंग्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, याद रखें हमेशा, कॉमन कोल्ड में लंग्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब देखो कॉमन कोल्ड में क्या है, अगर आपका पड़ोसी जिसके कॉमन कोल्ड हो रहा है, अगर उसने 2-4 बार आपकी तरफ देख के छींक दिया या खांस दिया, तो शाम तक पक्का हो जाएगा। अरे होगा या नहीं? हाँ, फिर दोनों कॉमन कोल्ड के पेशेंट हो जाएंगे। कोविड भी ऐसे ही हो सकता है, लेकिन अभी अपन कोविड नहीं पढ़ रहे, अभी अपन कॉमन कोल्ड पढ़ रहे हैं और इसके अंदर लंग्स इफेक्ट नहीं होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कॉमन कोल्ड इन इन्फेक्शन ऑफ, बताइए। कॉमन कोल्ड इज इन्फेक्शन ऑफ नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे? नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बट नॉट ऑफ लंग्स। फिर इसके बाद, अच्छा कॉमन कोल्ड कैसे होगा? जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसेगा या छींकेगा और उन ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में जो भी आएगा, जो भी उन ड्रॉपलेट्स को सांस के थ्रू अंदर ले लेगा, या कॉमन कोल्ड के पेशेंट के द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों को यूज करेगा। जैसे मान लो आपके पड़ोसी के कॉमन कोल्ड हो रहा है, बार बार नाक साफ कर रहा है और पेन से लिखे जा रहा है, बार बार नाक साफ करता है, पेन से लिखे जाता है। आपके पेन की इंक खत्म हो गई, आपने उससे बोला यार पेन देना, उसने वही वाला पेन आपको पकड़ा दिया, और अगर वही वाला पेन आपने उसका लेके काम में ले लिया, तो फिर आप भी पेशेंट बन गए ना। तो ऐसे में मरीज की इस्तेमाल की हुई चीजों से भी इंफेक्शन फैल जाता है। पता चला जिस हैंकर चीफ से वो नाक साफ कर रहा है वो ही आपने ले ली काम में, तो होगा या नहीं? बिल्कुल। तो इसलिए जब भी किसी आस पड़ोस में किसी को छींके आ रही हो, तो दूर ही भाग जाना चाहिए उससे, क्योंकि पता नहीं कि कॉमन कोल्ड है या कोरोना है। अरे छींके तो दोनों में ही आएगी ना। बिल्कुल। तो अब अपन आगे चलते हैं, इस तरह से फैलता है। कॉमन कोल्ड के लिए दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, 3 से 4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। तो कॉमन कोल्ड के लिए अगर आपको चाहिए कि साहब दवा लेनी है, तो आप भाप ले सकते हैं, वेपर्स, पानी गर्म करके स्टीम ले लो, उससे आराम से ठीक हो जाता है। वॉइस हॉरोसनेस का मतलब होता है गला बैठ जाना। हॉरोसनेस का मतलब क्या होता है? गला बैठ जाना। अच्छा बताइए, जुकाम होता है तो गला खराब हो जाता है या नहीं? गले से फटी हुई आवाज निकलने लग जाती है, तो इसको बोलते हैं वॉइस हॉरोसनेस। पैरासिटामोल ले सकते हो, स्टीम ले सकते हो, ये, अरे कोविड भी तो फ्लू वायरस ही है, दोनों में स्टीम काम आती है। चलिए जी, कॉमन सिम्टम क्या क्या होंगे? नाजल कंजेशन मतलब नाक बंद हो जाना, या तो नाक बंद हो जाएगी या फिर नाक से डिस्चार्ज यानी पानी गिरेगा, या तो नाक बंद हो जाएगी या नाक टपकने लग जाएगी। गला बैठ जाएगा, गले से फटी हुई आवाज निकलेगी, गले से फटी हुई आवाज निकलेगी। हेडेक रहेगा, थकावट रहेगी, हेडेक रहेगा और थकावट रहेगी। और ये लगभग कितने दिन तक रहेंगे? 3 से लेके 7 दिन तक रहेंगे। सिम्टम कितने दिन तक रहेंगे? 3 से लेकर के 7 दिन तक रहेंगे, और उसके बाद आप अपने आप ठीक हो जाओगे। दवा लोगे तब भी, दवा नहीं लोगे तब भी। ठीक है। चिकनगुनिया पैथोजन होता है, चिकनगुनिया वायरस जो एक आरएनए वायरस है। चिकनगुनिया वायरस मतलब आरएनए वायरस।
वेक्टर मतलब कैरियर होता है एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, आरएनए पर नहीं रहता है। चिकनगुनिया वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, और वेक्टर इसका होता है मतलब कैरियर इसका होता है एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। और इसके शरीर पर सफेद रंग की लाइन होती है, जैसे याद है टाइगर के ऊपर होती है ना, टाइगर के ऊपर लाइन होती है या नहीं, और ऐसी ही लाइन इस मच्छर के ऊपर भी होती है, इसलिए अपन इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। तो ये एडिस इजिप्टी या टाइगर मॉस्किटो भी है। ये मच्छर सवेरे के समय ज्यादा काटता है। जैसे रात में अगर आपको 12 बजे करीब मच्छर काट रहे हैं तो वह एनोफिलीज हो सकता है। लेकिन अगर सवेरे 4 बजे 5 बजे या दोपहर को काट रहे हैं तो फिर वो एडीज इजिप्टी हो सकता है। तो ये सवेरे ज्यादा काटता है। हर एक टाइगर मॉस्किटो वेक्टर हो सकता है, लेकिन उसमें वायरस होगा ये जरूरी नहीं। ऐसे तो आपको दिन भर मच्छर काटते हैं, क्या रोज मलेरिया होता है क्या? जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो काटेगा तभी होगा। तो अगर मच्छर सवेरे काटते हैं, सोने नहीं देते हैं, तो रात को सो लिया करो, सवेरे पढ़ लिया करो। चलो जी आगे। कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? कॉमन सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले बुखार आएगा, जोड़ों में दर्द होगा, आर्थराइटिस जैसे सिम्टम, जोड़ों में दर्द जैसे सिम्टम, आर्थराइटिस जैसे सिम्टम इसके अंदर होते हैं। लिम्फोएडिनोपैथी, लिम्फोएडिनोपैथी का मतलब होता है स्वॉलन लिम्फ नोड, स्वॉलन लिम्फ नोड, लिम्फ नोड सूज जाते हैं। तो ये चिकनगुनिया है। अब देखो इसके अंदर पेशेंट ठीक तो 5 दिन में हो जाता है, लेकिन जोड़ों में दर्द 1 महीने तक रहता है। तो इसका मतलब ये जो चिकनगुनिया है ना, वो खतरनाक नहीं, दर्दनाक बीमारी है। चिकनगुनिया क्या है? खतरनाक नहीं, कैसी बीमारी? दर्दनाक बीमारी। इसके लिए केवल पेन किलर देता है डॉक्टर। क्या देता है? पेन किलर देता है बस। क्योंकि वायरस का तो आप कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे ना, इसलिए पेन किलर खाओ और अपने आप ठीक हो जाओ। अगली बीमारी अपने पास है डेंगू, और डेंगू को अपन बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार मतलब ब्रेक बोन फीवर। लिम्फोएडिनोपैथी का मतलब होता है स्वॉलन लिम्फ नोड। अब देखो डेंगू कैसे होगा, तो डेंगू का पैथोजन ये होता है फ्लेवी आर्बो वायरस, जिसका जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। मतलब ये भी आरएनए वायरस है। इसका वेक्टर भी वही है, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। सिम्टम इसके अंदर देखो फीवर आएगा। इसके अलावा फ्रंटल हेडेक, ये सिर का सामने वाला हिस्सा, हड्डियां नहीं टूटती है डेंगू में, हड्डी टूटने जैसा दर्द होता है। हड्डियां नहीं टूटती, हड्डी टूटने जैसा दर्द होता है, इसलिए ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। सामने फ्रंटल हेडेक होता है, मसल्स में दर्द होता है, जॉइंट्स में दर्द होता है। हाँ तो हड्डियों में दर्द होगा। इसके अलावा प्लेटिलेट का नंबर कम हो जाता है, प्लेटिलेट का काउंट कम हो जाता है। और अगर प्लेटिलेट का काउंट बहुत कम हो गया, क्रिटिकल काउंट हो गया, 40,000 से कम हो गया,
तो फिर मुंह से में मसूड़ों से खून निकलने लगेगा, नाक से खून आने लगेगा, मुंह से खून आने लगेगा। तो चिकनगुनिया में ब्लीडिंग नहीं हुई थी, लेकिन डेंगू में ब्लीडिंग होगी। अब साहब ब्लीडिंग क्यों हो रही है? क्योंकि प्लेटिलेट कम हो गई है, और प्लेटिलेट आपको याद है क्लॉटिंग फैक्टर में काम आती है। और प्लेटिलेट काउंट अगर 40,000 से कम हो गया तो फिर इस मरीज को प्लेटिलेट चढ़ानी पड़ेगी। अगर आपने प्लेटिलेट नहीं चढ़ाई तो ये मर जाएगा। इसलिए जब भी इसका प्लेटिलेट काउंट सुबह शाम दिन में 2 बार करवाया जाता है। इसका प्लेटिलेट काउंट दिन में 2 बार कराया जाता है। और अगर प्लेटिलेट काउंट क्रिटिकल काउंट से नीचे जा रहा होता है तो डॉक्टर प्लेटिलेट ट्रांसफ्यूजन करा देता है। हड्डियों में इतना तेज दर्द होता है, जोड़ों में इतना तेज दर्द होता है कि ऐसा लगता है जैसे कई सारी हड्डियां टूट गई है। अब डेंगू फीवर के अंदर अपन नॉर्मली एक तो ग्लूकोज चढ़ाते हैं, प्लेटिलेट चढ़ाते हैं, बुखार उतरने की गोली देते हैं। जब प्लेटिलेट कम हो जाएगी तो प्लेटिलेट चढ़ाएंगे। एक बार मरीज में इन्फेक्शन खत्म होते ही प्लेटिलेट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब तक आपको किसी डोनर से प्लेटिलेट लेनी पड़ेगी, तो इसके अंदर डोनर से प्लेटिलेट लेके चढ़वाएंगे। डाइट में सिंपल प्लेन डाइट खाओ जो मरीजों का भोजन होता है। ऐसा नहीं कि आप रोजाना आलू के पराठे खाने लग जाओ। तो मरीजों वाली डाइट इसके अंदर दी जाती है। तो जैसे पहले दिन तो बुखार आता है, दूसरे दिन सर दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, फिर प्लेटिलेट कम होना शुरू होती है। टाइम पे इलाज शुरू हो जाता है तो 5-7 दिन में प्लेटिलेट अपने आप बढ़ना शुरू हो जाती है। और एक बार अगर प्लेटिलेट बढ़ना शुरू हो जाती है तो डॉक्टर फिर आपको अस्पताल में नहीं रखता है, फिर छुट्टी दे देता है। बोन में दर्द इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। टेस्ट के लिए इसके अंदर अपन एंटीबॉडी का टेस्ट करवाते हैं। एंटीबॉडी का टेस्ट करवाएंगे। हाँ, प्लेटिलेट भी मैचिंग करानी पड़ेगी। चलिए जी, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी में अपन देख रहे हैं पैथोजन है हेपेटाइटिस बी वायरस। और ये आरएन नहीं, कैसा वायरस है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये देखो यहाँ पर पेरेंटल रूट से या सेक्सुअल रूट से होता है। मतलब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है। किसकी वजह से होता है? ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है। इसके अलावा अगर हेपेटाइटिस बी के मरीज के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट है तो उससे भी हो सकता है। ये वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है और वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो उसका बच्चा भी पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि ये वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले जॉन्डिस, पीलिया हो जाता है। जॉन्डिस, हाँ, हेपेटाइटिस बी झूठा फूड खाने से भी हो जाता है, क्योंकि उसमें भी तो सलाइवा के कांटेक्ट में आओगे आप, इसलिए जॉन्डिस हो जाता है। आंखें पीली हो जाती है, नाखून पीले हो जाते हैं, और स्किन का रंग भी पीला हो जाता है। सीवियर केसेस में लीवर डैमेज होता है। सीवियर केसेस में क्या हो जाता है? लीवर डैमेज हो जाता है, और लीवर खत्म होने की वजह से डेथ भी हो जाती है। सीवियर केसेस में लीवर डैमेज होने से डेथ भी हो जाती है। इसके लिए बचाने के लिए देखो, इलाज तो इसका अभी तक कुछ भी नहीं है, लेकिन बचाने के लिए टीका जरूर है, वो है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अच्छा बताइए, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हमने कौन सी टेक्निक से बनाया था? पहले पढ़ चुके हैं, आरडीटी से बनाया था।
और कौन से माइक्रोब में बनाया था? कौन से माइक्रोब में बनाया था? ट्रांसजेनिक ईस्ट में बनाया था, याद है ना? ये जेनेटिक इंजीनियर्ड वैक्सीन था। तो हेपेटाइटिस बी के 3 टीके लगते हैं, 3 डोजेज लगते हैं। और जो थर्ड डोज होता है, थर्ड डोज को बूस्टर डोज कहा जाता है। थर्ड डोज को क्या कहा जाता है? बूस्टर डोज कहा जाता है। तो आप सभी ने हेपेटाइटिस बी के टीके लगवा लिए होंगे, और नहीं लगवाए हुए हैं तो अभी लगवा भी सकते हो जाके। पता नहीं है तो पेरेंट्स से पूछ ले। HBV की फुल फॉर्म है हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है। नेक्स्ट डिजीज अपने पास है मलेरिया। कौन सा? मलेरिया। मलेरिया का पैथोजन है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, या प्रोटोजोआ है? प्लाज्मोडियम क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, या प्रोटोजोआ है? प्रोटोजोआ है, वायरस नहीं। और ये कई सारी स्पीशीज हैं इसकी, कई सारी स्पीशीज हैं इसकी। एक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। और इसको अपन बोलते हैं मोस्ट या हार्मफुल मैलिग्नेंट मलेरिया भी बोलते हैं इसको। इसको कहा जाता है हार्मफुल मैलिग्नेंट मलेरिया। हार्मफुल मैलिग्नेंट मलेरिया। और ये सबसे ज्यादा डेंजरस और जानलेवा होता है। मोस्ट कॉमन इन इंडिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। मोस्ट कॉमन इन इंडिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। मैलिग्नेंट मतलब जल्दी जल्दी फैलने वाला, बहुत तेजी से फैलने वाला होता है मैलिग्नेंट। फिर देखो, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है ये बहुत ही सीरियस होता है और जानलेवा भी होता है। मैलिग्नेंट मलेरिया है ये। जॉन्डिस सिम्टम में ही पढ़ा है अपन ने। अब स्टेजेस देखते हैं। फैल्सीपेरम अफ्रीका में ज्यादा कॉमन होता है। फैटल मतलब जानलेवा, मैलिग्नेंट मतलब फैलने वाला। स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके 2 होस्ट होते हैं। प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितने होस्ट चाहिए? 2 होस्ट चाहिए। एक होता है ह्यूमन और दूसरा होता है मॉस्किटो। एक होता है ह्यूमन और दूसरा होता है मॉस्किटो। और वेक्टर क्या होता है इसका? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जो इसको ट्रांसमिट करती है। ये इसकी लाइफ साइकिल है जो एनसीईआरटी में दे रखी है। एनसीईआरटी है ना सबके पास? तो ये इसकी लाइफ साइकिल है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये वाला पोर्शन देखो, ये दिखाई दे गया ये। तो यहाँ पर एक हेल्दी पर्सन है। अगर एनसीईआरटी नहीं है तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, या अभी तो मार्केट खुला हुआ है, अभी ले सकते हो। यहाँ देखो, ये एक हेल्दी पर्सन है और इसको मच्छर काट रहा है। मच्छर काटता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ। और ये एक हेल्दी पर्सन है, इसको मच्छर काट रहा है। तो इसके अंदर स्पोरोजोइट डाल रहा है। क्या डाल रहा है? स्पोरोजोइट डाल रहा है। मतलब इंसान में प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट इन्फेक्शन कॉज करेगा। ह्यूमन बींग्स के लिए इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी होगी? अगर आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जाए, विच स्टेज इज इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन बींग्स,
बोलिए, स्पोरोजोइट। तो इसने ब्लड में ये यहाँ पर डाल दिए हैं स्पोरोजोइट, ब्लड में क्या डाल दिए हैं, स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट अभी तो बताया इन्फेक्शियस स्टेज फॉर ह्यूमन बींग्स। फिर ये स्पोरोजोइट यहाँ से कहाँ चले गए, लीवर में चले गए। सबसे पहले इस इंसान को मच्छर ने काटा, भव्य शर्मा जी ध्यान दें, इंसान को मच्छर ने काटा, स्पोरोजोइट गए अंदर। स्पोरोजोइट क्या है, प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज है ह्यूमन बींग्स के लिए। और फिर ये स्पोरोजोइट यहाँ से ब्लड में जाएंगे और ब्लड के थ्रू ये लीवर में जाएंगे, फिर ब्लड के थ्रू लीवर में जाएंगे, और फिर इसके बाद ये यहाँ से फिर लीवर सेल्स के अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, लीवर सेल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और फिर वहां से अगली स्टेज को ब्लड में छोड़ेंगे, और ये लीवर सेल्स को बर्स्ट करते हुए बाहर आएगी। स्पोरोजोइट प्रोटोजोआ की स्टेज है, प्लाज्मोडियम की स्टेज है। फिर देखो, अब ये स्टेज यहाँ से लीवर सेल से निकल करके फिर आरबीसी में जाएगी, ये आरबीसी है। तो पहले स्पोरोजोइट कहाँ गए, ब्लड में गए, वहां से आगे गए ट्रोफोजोइट बने, फिर ये आरबीसी में गए, फिर ये आरबीसी के अंदर भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ आरबीसी बर्स्ट हो रहा है, और आरबीसी को बर्स्ट करने से यहाँ से निकलता है हीमोजॉइन। क्या निकल रहा है यहाँ से, हीमोजॉइन। और ये जो हीमोजॉइन होता है इसकी वजह से बुखार आता है, हीमोजॉइन की वजह से बुखार आता है, फीवर आता है। तो अगर आपसे पूछे कि मलेरिया में ठंड लग के बुखार आने के रीजन क्या है, बोलो, हीमोजॉइन। और हीमोजॉइन इज अ टॉक्सिन, हीमोजॉइन क्या है, हीमोजॉइन इज अ टॉक्सिन which is released by ruptured RBC। ये टॉक्सिन है जो कौन रिलीज कर रहा है, रप्चर्ड आरबीसी रिलीज कर रहा है। कौन रिलीज कर रहा है, रप्चर्ड आरबीसी रिलीज कर रहा है। और हीमोजॉइन क्या होता है, हीमोजॉइन होता है अनडाइजेस्टेड हीम पार्ट। हीमोजॉइन क्या होता है, अनडाइजेस्टेड हीम पार्ट। अगर आपसे पूछे व्हाट इज हीमोजॉइन, तो बोलिए व्हाट इज हीमोजॉइन, अनडाइजेस्टेड हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, अनडाइजेस्टेड हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। अच्छा बताइए आरबीसी में हीमोग्लोबिन होगा या नहीं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होगा या नहीं। अच्छा हीमोग्लोबिन किस किस चीज से मिलके बनता है, हीमोग्लोबिन किसकी चीज से मिलके बनता है, हीम और ग्लोबिन से मिलके बनता है ना। अब साहब जब ये प्लाज्मोडियम आरबीसी को खाएगा तो इसका हीम पार्ट डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर ये प्लाज्मोडियम आरबीसी को खाएगा तो कौन सा पार्ट बच जाएगा, हीम पार्ट बच जाएगा ना। और हीम पार्ट का डाइजेशन नहीं होगा, तो वो जब बाहर आएगा तो उसको टॉक्सिन की फॉर्म में देखा जाएगा और ये हीमोजॉइन होगा। क्या होगा, हीमोजॉइन। और उसकी वजह से ठंड लग लग के बुखार आएगा। फिर इसके बाद ये यहाँ से हीमोजॉइन रिलीज हुआ और गैमेटोसाइट रिलीज हुए। क्या रिलीज हुए, एक तो हीमोजॉइन रिलीज हुआ और एक गैमेटोसाइट भी रिलीज होते हैं यहाँ से, ये गैमेटोसाइट है। और ये गैमेटोसाइट दो तरह के होते हैं, एक मेल गैमेटोसाइट और एक फीमेल गैमेटोसाइट।
और ये होती है सेक्सुअल स्टेजेस। ये क्या होती है? सेक्सुअल स्टेजेस। और ये डेवलप होती है कहाँ? रेड ब्लड सेल्स में। ये कहाँ डेवलप होती है? रेड ब्लड सेल्स में। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सा है, बिल्कुल कंफर्म है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप उसका आंसर दें। सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम गैमेटोसाइट। सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम गैमेटोसाइट developed in RBC of human. Sexual stages of plasmodium gametosite develop in RBC of humans. फिर उसके बाद अब देखो, अब ये दूसरा मच्छर काट रहा है इस इंसान को। दूसरा मच्छर काट रहा है, तो दूसरे मच्छर अपने साथ क्या लेकर चला गया है? गैमेटोसाइट लेकर के चला गया है। दूसरा मच्छर अपने साथ क्या लेकर गया है? गैमेटोसाइट लेकर गया है। अब ये जो गैमेटोसाइट इस मच्छर के अंदर चले गए हैं ब्लड के साथ, और वो ब्लड के साथ जो गैमेटोसाइट गए हैं, अब उनका फर्टिलाइजेशन होगा। अरे मेल और फीमेल थे ना ये, तो ये फर्टिलाइज होंगे कहाँ पर? इन मॉस्किटो गट। गट में फर्टिलाइज होंगे, और फिर वहां जाइगोट बनेगा, और फिर वो मैच्योर होगा, और फिर मैच्योर होने के बाद स्पोरोजोइट में बदलेगा, और स्पोरोजोइट फिर गट से बाहर निकल के सलाइवरी ग्लैंड्स में आएंगे। गट मतलब स्टमक। ये सलाइवरी ग्लैंड्स में आएंगे, और वहां से जब ये मच्छर किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो फिर उसके अंदर चले जाएंगे। इस तरह से दोबारा से साइकिल चालू हो जाएगी। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन होस्ट, इधर पढ़ रहे हैं मॉस्किटो होस्ट। यहाँ पर चलती है एसेक्सुअल साइकिल, यहाँ पर चलती है एसेक्सुअल साइकिल, और यहाँ पर चलती है सेक्सुअल साइकिल। दोबारा समझाया जाए, सब लोग तैयार? देखो, सबसे पहले यहाँ पर चलो, यहाँ पर एक हेल्दी पर्सन को एक मच्छर ने काटा। यहाँ हेल्दी पर्सन को एक मच्छर ने काटा, तो बताओ इसके ब्लड में इसने क्या डाले? इसके ब्लड में इसने क्या डाले? स्पोरोजोइट क्या है? स्पोरोजोइट क्या है? इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन। इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमंस। उसके बाद ये ब्लड में गए, ब्लड से लीवर में गए। ब्लड से कहाँ गए? लीवर में गए। लीवर में कौन सा रिप्रोडक्शन किया? सेक्सुअल या एसेक्सुअल? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके लीवर सेल्स को खाएंगे या नहीं खाएंगे? लीवर सेल्स को खाने पर लीवर सेल बर्स्ट हो जाएंगी, और लीवर सेल बर्स्ट होने पर ये अगली स्टेज आरबीसी में रिलीज हो जाएगी। फिर आरबीसी में बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या एसेक्सुअल? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ये आरबीसी के हीम पार्ट को खाएंगे, आरबीसी के हीमोग्लोबिन को खाएंगे, और हीमोग्लोबिन खाएंगे तो बताइए कौन सा पार्ट बचेगा? हीम पार्ट बचेगा ना, तो वो पॉइजनस होगा, और उसको हीमोजॉइन कहेंगे। क्या कहेंगे? और हीमोजॉइन की वजह से ठंड लग लग के बुखार आएगा, और उसकी वजह से ठंड लग लग के बुखार आएगा। फिर ये आरबीसी बर्स्ट होगा, और यहाँ से रिलीज होगा गैमेटोसाइट। क्या रिलीज होगा? गैमेटोसाइट। और ये जो गैमेटोसाइट हैं वो दो तरह के होंगे, एक मेल और एक फीमेल। और फिर इन दोनों को कौन ले जाएगा? फिर एक नया मच्छर आएगा, इस पेशेंट को काटेगा, तो ये गैमेटोसाइट उसमें चले जाएंगे। मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी मॉस्किटो में जा रहे हैं, और अब ये मच्छर इस इंसान को काट के खुद बीमार हो गया है, इसके अंदर इस
गैमेटोसाइट चले गए हैं। अच्छा बताइए इन गैमेटोसाइट का फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? गट में होगा, मॉस्किटो की गट में होगा, और फिर वहां जाइगोट बनेगा, वो जाइगोट मैच्योर होगा, फिर स्पोरोजॉइट बनेगा, फिर स्पोरोजॉइट वहां से निकल के कहाँ चला जाएगा? सलाइवरी ग्लैंड्स में, और सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएगा। फिर जब ये मच्छर किसी को काटेगा तो ये दूसरे इंसान में चला जाएगा। बिना हीमोजॉइन बने आरबीसी नहीं फटेगा, बिना गैमेटोसाइट बने, बिना हीमोजॉइन बने आरबीसी नहीं फटेगा। अच्छा बताइए ह्यूमन बीइंग में कौन सी साइकिल, सेक्सुअल या एसेक्सुअल? मॉस्किटो में कौन सी साइकिल, सेक्सुअल। अच्छा बताइए इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम टू ह्यूमन बीइंग्स, स्पोरोजॉइट। इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर मॉस्किटो, गैमेटोसाइट। फीवर का रीजन क्या है? हीमोजॉइन। व्हाट इज हीमोजॉइन? undigested heme part which is poisonous in nature। तो ये अपन ने पढ़ ली है लाइफ साइकिल मलेरिया की। फिर इसके बाद अमीबियासिस से नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। अब देखो जो मॉस्किटो अगर आपका खून पी रहा है ना तो पेट भरने के लिए नहीं पीता है। मॉस्किटो अगर आपका खून पी रहा है तो पेट भरने के लिए नहीं पी रहा है। फीमेल मॉस्किटो ही ब्लड सक करता है, मेल नहीं। फीमेल मॉस्किटो ही ब्लड सक करता है, मेल नहीं। क्योंकि फीमेल मॉस्किटो को अपने एग्स को फर्टिलाइज करवाने के लिए ह्यूमन ब्लड प्रोटीन चाहिए। तो मेल तो बेचारा प्लांट्स पर फीड करेगा, फीमेल को ब्लड प्रोटीन चाहिए एग्स के फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए मेल मॉस्किटो नहीं काटता है, फीमेल मॉस्किटो ही काटती है। टेस्ट सिलेबस का मैसेज आपके पास आ जाएगा अगर टेस्ट हो रहा होगा तो। चलिए जी, अब आज के लिए क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। सब लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय।